भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का डीके गुप्ता यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका योगेश सर और हिंदी पेडागोजी को हम शुरू कर रहे हैं आज से। हिंदी पेडागोजी में ये हमारा पहला लेक्चर है और हिंदी पेडागोजी लगभग 10 से 12 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर सबसे पहला जो लेक्चर है वो हम ले रहे हैं हिंदी में भाषा अधिगम एवं अर्जन का। पहला ही चैप्टर है भाषा अधिगम एवं अर्जन। कोशिश करेंगे जानने की कि भाषा क्या है, अधिगम क्या है, अर्जन क्या है और भाषा अधिगम भाषा अर्जन में अंतर क्या है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को भी हम आज ही प्रैक्टिस करेंगे वीडियो के बाद। और जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देखेंगे बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से अटपटे होते हैं, है ना, थोड़े से हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड होते हैं। तो उनको आप तभी कर पाओगे जब आप चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ लोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी पेडागोजी हम शुरू कर चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं सभी को हेलो, सभी को हाय, सभी को गुड इवनिंग। चलिए देखिए, प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पर जाके सर्च करना है डीके एकेडमी। डीके एकेडमी आप सर्च करेंगे, आपके सामने ये जो ऐप है वो आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस के पीडीएफ और इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट वगैरह आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। भाषा क्या है? तो जैसे हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो पहले उस शब्द के बारे में जानते हैं कि ये शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। जैसे आप पढ़ते हो ना कि लैटिन भाषा के यहां से निकला है, वहां से हमने ये शब्द लिया है। ऐसे ही जो भाषा हम बोल रहे हैं, इसका जो शब्द है भाषा, ये संस्कृत के भाष धातु से बना है। किससे बना है? संस्कृत शब्द है एक भाष। संस्कृत में आप धातु पढ़ते हो तो उसमें भाष धातु से भाषा बना है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बोलना या फिर कहना, यानी कि भाषा वह है जिसे बोला जाए, यानी कि जो चीज बोली जाती है उसको हम भाषा कहते हैं, है ना। तो आप याद रखेंगे भाषा क्या है? संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? कहना या बोलना। इतना याद कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। जैसे हम कोई भी शब्द पढ़ते हैं ना, कोई भी शब्द पढ़ते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है कि लैटिन भाषा के इस शब्द से हुआ है और इसका अर्थ क्या है लैटिन भाषा में। तो ऐसे ही भाष धातु का संस्कृत में अर्थ है बोलना या फिर कहना, और वहीं से निकला है भाषा। तो भाषा वो हो गया जिसको हम कहते हैं, वो भाषा है। आगे बढ़ते हैं। भाषा के संबंध में प्लेटो ने अपने विचार दिए थे। तो यहां पर प्लेटो का विचार पढ़ लेते हैं। आपको पता होना चाहिए प्लेटो कौन है। तो प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, ये सारे आप मनोवैज्ञानिक जो आप सीडीपी पढ़ते हो उसमें पढ़ते हो आप, है ना। प्लेटो के गुरु थे सुकरात। सुकरात के यानी कि शिष्य कौन हो गए? प्लेटो। प्लेटो के भी शिष्य कौन थे? अरस्तु, जो हम अपनी बाल विकास में पढ़ते हैं। तो यहां पर प्लेटो ने भाषा और विचार के संबंध में कुछ बोला है। सोफिस्ट, ये उनकी कोई कृति या फिर बुक होगी। सोफिस्ट, इन्होंने उसमें भाषा और विचार में अंतर स्पष्ट किया है। इन्होंने क्या बोला है? देखिए, अब हम भाषा, हमको पता लग गया भाषा क्या है, कहना या फिर बोलना। अब इन्होंने विचार को क्या बोला है? विचार इन्होंने बोला है कि विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, यानी कि जो हमारी आत्मा है उसमें हमारा जो बातचीत है, जैसे हमारे अंदर जो विचार हैं वो क्या है, कैसे हैं? मूक हैं, अध्वन्यात्मक, यानी कि इसमें ध्वनि नहीं है। अगर हमारे आत्मा के जो विचार हैं उसमें हम ध्वनि ऐड कर दें तो होठों से प्रकट होकर वो बाहर आ जाती है और वो बन जाती है भाषा। समझ में आया आपको? भाषा और विचार में इन्होंने अंतर स्पष्ट किया है। इन्होंने विचार को बोला है कि हमारी आत्मा के अंतर्गत ये बातचीत होती है, उसको हम विचार कहते हैं। और ऐसे ही जो हमारी आत्मा के अंदर जो बातचीत होती है, इसको ध्वनि मिल जाती है तो उसी को हम भाषा कह देते हैं। तो ये हो गई आपकी भाषा। अब यहां पर थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं कि भाषा बेसिकली होती क्या है, एक नॉर्मल परिभाषा इसकी क्या है। देखिए, भाषा एक साधन है, आप सबको पता है भाषा क्या है। एक साधन है जिससे के द्वारा क्या करते हैं, हम अपने व्यूज, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। वाचिक ध्वनियों का उपयोग करते हैं हम इसके लिए। याद रखेंगे, वाचिक ध्वनियां यानी कि जिसमें वाचन हो, जिसमें वर्बल साउंड, इसको कहते हैं वर्बल साउंड। तो जिसमें वाचन ध्वनियों का हम प्रयोग करते हैं भाषा के लिए, है ना। और यह हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता देती है। बिल्कुल, हमारा जो पर्सनैलिटी है, हमारी पर्सनैलिटी तभी तो पता लग रही है कि हमारा जो भाषा का विकास है, हम किस तरह से अपने विचारों को व्यक्त कर पा रहे हैं।
पर्सनैलिटी में अगर भाषा ही नहीं होगी तो हमारी पर्सनैलिटी ही नहीं होगी, क्योंकि हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। हमारा विकास इसी से हो रहा है, हमारी अस्मिता भी इसी से है, और हमारी जो संस्कृति है उसकी पहचान भी इसी से है। क्योंकि अगर भाषा नहीं होती तो हमारी ना संस्कृति होती, ना हमारी कोई पहचान होती, है ना। जानवरों की तरह होते हम, सीधी बात यह है। तो भाषा क्या है? एक साधन है जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो यहां तक आपको बात सबको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुनना। प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न भी मैं आपसे यहां से पूछूंगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और कैसे समझ सकते हैं भाषा को? भाषा संप्रेषण का माध्यम है। क्या है? भाषा संप्रेषण का माध्यम है जिसके द्वारा हम बातचीत, यानी कि दो और दो से ज्यादा लोग मिलकर जो आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे संप्रेषण कहते हैं। और संप्रेषण का माध्यम क्या है? भाषा। भाषा के द्वारा ही तो हम संप्रेषण कर रहे हैं। और कैसे समझ सकते हैं भाषा को? ये हमारे ज्ञानार्जन का साधन है, यानी कि ये नहीं होगी तो हमें कोई भी ज्ञान नहीं मिलेगा। हम कैसे होंगे? हम जानवरों जैसे होंगे। तो ज्ञानार्जन का साधन क्या है? भाषा है। और कैसे समझ सकते हैं हम भाषा को? तो संस्कृति सभ्यता के विकास में ये सहायक है। अगर भाषा नहीं होगी तो ना ही हमारी संस्कृति होगी और ना ही अपनी हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, हम उसको आगे तक ले जा पाएंगे। जैसे जानवरों में आपने देखा कोई संस्कृति वगैरह उनमें कुछ नहीं, क्योंकि भाषा ही नहीं है। भाषा नहीं है तो वहां पर कुछ भी नहीं, ना संस्कृति है ना सभ्यता है, कुछ नहीं है। ऐसे ही हमारा हो जाएगा। तो संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में भी ये क्या है? ये भाषा सहायक है। चलिए भाषा के बारे में आपने जान लिया भाषा क्या है, क्योंकि आज हम भाषा अधिगम और भाषा अर्जन पढ़ने वाले हैं, है ना। क्या पढ़ रहे हैं? भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। अब अधिगम के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं कि अधिगम क्या है। सीखना, लर्निंग, लर्निंग को अधिगम कहते हैं। और ये क्या होता है? एक सक्रिय प्रतिक्रिया होती है। अधिगम तभी होगा तब कहीं पर सक्रिय प्रतिक्रिया आ रही होगी, यानी कि कोई सीख रहा है और कोई सिखा रहा है। अगर कोई सीखने के लिए प्रतिक्रिया ही नहीं करेगा तो वो सीखना नहीं होता है। और अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये सारी बातें आपको पता है। एक नोट यहां पर आप लिख लीजिए कि रटकर विषय वस्तु को याद करना अधिगम नहीं कहा जा सकता। आपने कोई चीज रटकर याद कर ली, उसको समझा नहीं और उसको अपने व्यवहारिक जो आपका जीवन है उसमें प्रयोग नहीं किया, तो वो ज्ञान क्या है? अधिगम नहीं कहलाएगा। इस बात को आप समझ जाइए, है ना। व्यवहारिक प्रयोग कर पा रहा, जैसे आपने बच्चे को कुछ सिखाया, बच्चे ने वो सीखा। बच्चा अगर उसका व्यवहारिक प्रयोग कर पा रहा है उस ज्ञान का, तो उसका अधिगम हुआ। अगर नहीं कर पा रहा है तो उसका अधिगम नहीं हुआ। जैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने व्यवहारिक प्रयोग में नहीं ला पाते हैं, तो वो चीज़ क्या है? अधिगम में नहीं आती हैं। रटकर हम उन चीज़ों को याद कर लेते हैं तो वो चीज़ कभी भी अधिगम में नहीं आ सकती। तो ये हो गया आपका अधिगम। और अधिगम भी 3 प्रकार का होता है, 3 तरह से होता है। अधिगम कैसे होगा? जैसे आप लीजिए, मान लीजिए आप कुछ सीख रहे हैं, तो आप जो क्रिया कर रहे हैं सीखने के लिए उसकी कुछ गति होती है, उसको कहते हैं क्रियात्मक अधिगम। मोटोर लर्निंग इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटोर लर्निंग। इस प्रकार के अधिगम में क्रिया की गति या स्वरूप पर ध्यान दिया जाता है। अच्छा, क्रिया जो हो रही है उसमें कुछ गति हो रही होती है, तो गति जिस क्रिया में हो रही है तो उसके द्वारा भी हम अधिगम करते हैं। इसको हम क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। जैसे मान लीजिए बालक द्वारा बिना सहारे चलने का प्रयास करना। जैसे बालक क्या है, पहले सरकना सीखता है जमीन पे, फिर अपने घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर ऊपर पैरों पर खड़ा होना सीखता है। तो क्रिया में क्या है? एक गति आपको दिखेगी। इसको कहते हैं क्रियात्मक अधिगम। जैसे बिना सहारे खड़ा होने का प्रयास करना, तो वो प्रयास कर रहे हैं तो उसमें एक गति है, क्रिया हो रही है और उसमें एक गति है। टाइम लगेगा सीखने में, उसको खड़े होने में सीखने में टाइम लगेगा, उसको चलने में भी टाइम लगेगा, लेकिन उसका अधिगम हो रहा है, वहां पर वो सीख रहा है ना। तो गति है उसमें, तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्रियात्मक अधिगम। और किस तरह का अधिगम आपका होगा? शाब्दिक और वाचिक अधिगम। क्रिया नहीं हो रही होगी उसमें, आप संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों के माध्यम से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। जैसे आप शब्द देख रहे हैं, ये जो शब्द हैं आप सीख रहे हैं, तो शब्द हैं, अंक हैं, चित्र हैं, इन सब से आप सीख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं शाब्दिक अधिगम। क्या बोलते हैं इसको? शाब्दिक अधिगम। एक और तरीके से अधिगम होता है विचारात्मक अधिगम। अब मान लीजिए आप बैठे हैं, विचार कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और उससे आपका अधिगम हो रहा है ना। इन सब चीजों से भी तो अधिगम हो। जरूरी नहीं कि आपके सामने शब्द लाए जाएं, चित्र लाए जाएं, क्रिया हो। आप बैठकर किसी को सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, समझ रहे हैं कुछ चीज, तो वहां पर भी तो आप सीख रहे हो। तो ये भी एक तरह का अधिगम होता है। तो आपको अधिगम समझ में आ गया। अब अर्जन क्या होता है? अर्जन होता है उस चीज को ग्रहण करना,
है ना। अर्जन की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है। अर्जन अधिगम में क्या होता है कि आपको प्रयास करने होते हैं, प्रतिक्रिया देनी होती है, आपको कुछ सीखने के लिए स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन अर्जन क्या है, स्वतः ही चलने वाली प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रतिक्रिया है ये, है ना। ये प्राकृतिक चीज है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते स्कूल जाते टाइम भी बच्चा कुछ ना कुछ अर्जित कर लेता है। अर्जन का मतलब होता है कि ग्रहण करना, एक तरह से बच्चा कुछ ग्रहण कर रहा है। अधिगम का मतलब है कि कक्षा में जाके उसने अधिगम किया, बच्चा स्कूल गया, टीचर ने उसको कुछ समझाया, उसने वो सीखा और उसको ग्रहण किया, है ना, और फिर उसने उसका प्रयोग करके उसको ग्रहण किया, तो वो होता है अर्जन, है ना। चलिए मेन टॉपिक की ओर चलते हैं, ज्यादा उस पर नहीं जाते हैं। भाषा अधिगम, भाषा अर्जन देखते हैं। भाषा अधिगम क्या है, भाषा अर्जन क्या है। देखिए अधिगम क्या है, सीखना। भाषा अधिगम क्या है, भाषा को सीखना। अब भाषा अधिगम में क्या करेगा, कोई भी इंसान है जैसे भाषा का अधिगम कर रहा है तो क्या कर रहा होगा, अपना भाषिक विकास कर रहा होगा, भाषिक क्षमता का विकास कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। कोई भी व्यक्ति भाषा अधिगम कर रहा है तो अपनी जो भाषिक क्षमता है उसका ही तो विकास कर रहा होगा। तो इसी में क्या होता है, और वो क्यों कर रहा है कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए और समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, है ना। तो भाषा अधिगम क्या क्या कहलाता है कि मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषिक क्षमता का विकास करता है वह भाषा अधिगम कहलाती है। तो एक तरह की प्रक्रिया है, भाषा क्षमता का विकास करने के लिए जो प्रक्रिया की जा रही है उसको भाषा अधिगम कहते हैं। यहाँ पर हम पावलोव की डेफिनेशन, पावलोव और स्किनर ने एक संयुक्त परिभाषा दी है। इस संयुक्त परिभाषा ये है कि भाषा की क्षमता का विकास कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है जिसमें अभ्यास, नकल, रटने जैसी प्रक्रिया शामिल होती हैं। तो भाषा के बारे में यहाँ पर भाषा अधिगम के बारे में पावलोव और स्किनर की डेफिनेशन आप याद कर लेना। भाषा की क्षमता का विकास कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है जिसमें अभ्यास, नकल, रटने जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो मान लीजिए शर्त है, तो शर्त से याद कर लीजिए कि भाषा अधिगम में जिस डेफिनेशन में शर्त आ जाता है, शर्त, तो आप समझ जाना किसकी है, पावलोव और स्किनर की है ना। अब जीन पियाजे की डेफिनेशन देख लेते हैं। भाषा परिवेश के साथ अंत्यक्रिया द्वारा विकसित होती है। भाषा क्या है, परिवेश के साथ अंत्यक्रिया, परिवेश के साथ यानी कि घर परिवार में बालक अंत्यक्रिया कर रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, सुन रहा है, तो वो जो अंत्यक्रिया है उसके द्वारा भाषा विकसित हो रही है ना। भाषा किसके द्वारा विकसित हो रही है, अंत्यक्रिया के माध्यम से। ये किसने बोला है अंत्यक्रिया वाली बात, जीन पियाजे ने। तो यहां पर आपको ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है भाषा अधिगम, भाषा अधिगम में बालक का सामाजिक परिवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो उसका परिवेश है, सामाजिक परिवेश है, वो ज़्यादा भूमिका निभाएगा भाषा अधिगम में, क्योंकि समाज में जितने ज़्यादा लोगों से वो मिलेगा, बच्चा बातचीत करेगा, उतना उसका भाषा अधिगम होगा। बच्चे की भाषा समाज के संपर्क में आने तथा बातचीत करने के कारण होती है। तो है ना, तो यहाँ पर बोला गया है कि भाषा क्या है, समाज के संपर्क में आएगा, बातचीत करेगा, और उसी से क्या है उसका भाषा अधिगम होगा, यानी कि वो भाषा सीखेगा, है ना। तो भाषा अधिगम आपको समझ में आ गया, यानी कि भाषा का अधिगम हो रहा है। कैसे हो रहा है कि समाज में जाकर अंत्यक्रिया करेगा, सामंजस्य स्थापित करने के लिए सारी चीजें करेगा, अंत्यक्रिया करेगा, उसी में क्या है उसकी भाषा का अधिगम होगा। अब भाषा का अर्जन क्या होता है, मान लीजिए उसने कुछ सीखा और सीखी हुई भाषा को ग्रहण करने की प्रक्रिया, कि उसने कोई भाषा सीखी और उसको वो ग्रहण कर रहा है, यानी कि सोच समझकर उसको वो पूरी तरह से समझ चुका है, तो वो जो प्रक्रिया होती है उसको हम भाषा अर्जन कहते हैं। एवं उसे समझने की क्षमता अर्पित करना, उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने को भाषा अर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन सिंपल सी है कि सीखी हुई भाषा को, जो भाषा अधिगम में आपने या फिर किसी मान लीजिए किसी बालक ने भाषा अधिगम के तहत भाषा सीखी, उसको ग्रहण करने की प्रक्रिया एवं उसे समझने की क्षमता अर्पित करना, दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने को भाषा अर्जन कहते हैं। यानी कि जो भाषा अधिगम हुआ है, जिस बच्चे ने भाषा सीखी है, अब उसकी जो क्षमता है उसको समझने की, उसको बालक ने क्या है अर्जित कर लिया है, अर्जित होगा यहाँ पर, है ना, अर्जित होगा, अर्जित करना, भाषा समझने की जो क्षमता है उसको अर्जित करना। चलिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया भाषा अर्जन क्या है ना। तो ये भी एक प्रक्रिया है जिसमें क्या है कि सीखी हुई भाषा को समझने की क्षमता उसके अगर अंदर आ जाती है तो उसका भाषा अर्जन हो गया, है ना। तो चॉम्स्की, बेसिकली चॉम्स्की का पढ़ते हैं हम, भाषा विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था।
तो बेसिकली चॉम्स्की से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस डेफिनेशन को बड़े ध्यान से समझिएगा कि भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होते हैं। तो यहाँ पर चॉम्स्की ने क्या बोला है, अपने सिद्धांत, इनका एक सिद्धांत है, आप बाल विकास में पढ़ते हो, भाषा विकास का सिद्धांत, जिसमें चॉम्स्की ने यह बोला है कि भाषा अर्जन की जो क्षमता है बालकों में जन्मजात होती है, यानी कि भाषा अर्जन की क्षमता लेकर बच्चे पैदा होते हैं और भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति भी उनमें होती है। जैसे छोटा बच्चा आता है तो उसको भाषा सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, धीरे 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 आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें वो अपने आप से समझ जाता है। तो वो जो भाषा अर्जन की शक्ति है वो शक्ति बच्चे में जन्मजात होती है। ये बात पर जोर किसने दिया है, ये चॉम्स्की ने दिया है ना। तो ये भाषा अधिगम, भाषा अर्जन आपको समझ में आ गया। एक छोटा सा इसमें वो और देख लेते हैं कि इसकी कुछ विधियां हैं। अच्छा, इसके आगे और है भाषा अर्जन की कुछ विधियां हैं कि भाषा का अर्जन और किस किस तरह से होगा। तो भाषा अर्जन होगा दोस्तों सबसे पहले अनुकरण के द्वारा। बच्चा बड़ों का जो है अनुकरण करता है, आपको पता है। तो बालक जब भी भाषा के नए नियम और व्याकरण के नियम सुनता है वह उसे बिना अर्थ जाने दोहराता है, यानी कि उसका अनुकरण करता है। अनुकरण का मतलब हो गया बार बार दोहराना, है ना। इसके द्वारा वह इन नियमों को आत्मसात कर अपने भाषा प्रयोग में लाने लगता है। यहां पर आत्मसात का मतलब है ग्रहण करने से, है ना, याद रखें, ये ग्रहण करने से मतलब है। तो देखिए यहां पर बोला गया है कि अनुकरण के माध्यम से भी बच्चे का क्या है, भाषा का अर्जन होता है। कैसे होता है कि भाषा के जो नियम हैं उसने सीख लिए, तो ये तो उसने सीख लिए भाषा अधिगम में, अब उनको वो दोहराएगा और इन नियमों को अपने प्रयोग में लाएगा। जब वो इनको अपने प्रयोग में लाएगा तो अपने आप ही उसका भाषा अर्जन होगा, है ना। तो ये उसका भाषा अर्जन अनुकरण से भी होता है। दूसरा अभ्यास से भी होगा। अभ्यास से कैसे होगा, भाषा के नए नियमों और रूपों का विद्यार्थी बार बार अभ्यास करते हैं जिससे नियम उसके भाषा प्रयोग में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कोई भी नियम सीखा है, व्याकरण का कोई भी एक छोटे से बच्चे ने नियम सीखा है और उस व्याकरण के नियम का वो बार बार प्रयोग भी तो करेगा, अभ्यास भी तो करेगा और अपने भाषा प्रयोग में उसको शामिल भी करेगा। आपने उसको कुछ मात्राएं बता दी तो अपनी जो भाषा वो जब वो व्यक्त करेगा उसमें उन मात्राओं को प्रयोग करेगा। तो अभ्यास के माध्यम से भी भाषा अर्जन होता है। तीसरा है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति यानी किसी चीज को बार बार दोहराना। बालक भाषा के जिन नियमों या रूपों को बार बार सुनता है वही नियम उसे याद हो जाते हैं और वह उसे अपने व्यवहार में लाने लगता है। यानी कि बात वही है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें दोहराई जाएंगी उतना ज़्यादा वो सीखता समझता है और उनको अपने प्रयोग में लाएगा, अपने व्यवहार में लाएगा, तो अपने आप ही उसका भाषा अर्जन होगा, है ना। तो पुनरावृत्ति के माध्यम से भी भाषा अर्जन होता है। तो ये कुछ विधियां हैं भाषा अर्जन करने की। अब देख लेते हैं बच्चे का जो भाषा अर्जन है और भाषा अधिगम, निम्न परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। बच्चे के भाषा अधिगम और भाषा अर्जन पर इन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। जैसे परिवेश, तो बच्चे का कैसा परिवेश है उसी तरह से उसका भाषा अधिगम या फिर अर्जन होगा। बच्चे का परिवेश अच्छा है, बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया कर रहा है या फिर एकदम संयुक्त परिवार में रह रहा है बच्चा, तो ज़्यादा उसका भाषा अधिगम अर्जन होगा, है ना। आपको पता है ये सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। सीखने की इच्छा शक्ति, अगर उसकी इच्छा शक्ति है तो उसका भाषा का अधिगम तभी होगा जब वो भाषा को पढ़ेगा, उसको सीखेगा, व्यवहार में तो बाद में लाएगा। इच्छा शक्ति भी प्रभावित करती है भाषा अधिगम अर्जन को, है ना। सिखाई जाने वाली भाषा का छात्र के जीवन से संबंध, जो भी भाषा उसको सिखाई जा रही है तो उसका अधिगम करेगा, वो अर्जन करेगा, वो तभी करेगा उसके जीवन से संबंधित होनी चाहिए। उसके जीवन से कुछ भी संबंधित नहीं है तो वो उसको ना ही उस भाषा का वो अधिगम करेगा। जैसे मान लीजिए हम हैं तो हमें पता है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश या फिर हिंदी में आएगा। अब यहाँ पर कोई दूसरी लैंग्वेज या मान लीजिए कोई चाइनीज लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज हमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं। हमें पता है हमारा हिंदी इंग्लिश हमें पढ़नी है, चाइनीज हमें पढ़नी नहीं है। तो हमारे जीवन से संबंधित क्या है, हिंदी है और इंग्लिश है। चाइनीज हमारे जीवन से संबंधित ही नहीं है, तो उसको तभी छात्र सीखेगा जब उसके जीवन से संबंधित वो भाषा होगी, है ना। छात्र की मानसिक व शारीरिक स्थिति, तो ये वही बात है, मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चा, मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चा, उसका जो शारीरिक मानसिक विकास है वो अच्छा हुआ रहेगा तो भाषा अधिगम अर्जन उसका अपने आप अच्छा होगा, है ना।
शिक्षण विधि तथा शिक्षक का व्यवहार। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि जितनी प्रभावशाली शिक्षण विधि होगी, शिक्षक का व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो बालक का भाषा अधिगम भाषा अर्जन भी होगा। ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो हर चीज़ को प्रभावित करते हैं, वही सारे पॉइंट्स भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को प्रभावित करेंगे। तो आपको यहाँ पर भाषा अधिगम भाषा अर्जन समझ में आ गया, क्या इसकी विधियां हैं भाषा अर्जन की वो भी आपको समझ में आ गई, कौन कौन सी चीज़ें आपको भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को प्रभावित कर सकती हैं वो आपको समझ में आ गया। अब एक अंतर और देख लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से आसानी से और समझ में आ जाएगा। देखिए, भाषा अधिगम की बात करें तो भाषा अधिगम के लिए जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं। स्कूल जाना पड़ेगा बच्चे को, यानी कि बैठकर कुछ भी सीखना पड़ेगा, तभी भाषा सीखी जाएगी। चलते फिरते उठते बैठते चीज़ों को समझेगा, व्यवहार में लाएगा तो अर्जन होगा, केवल भाषा वो उसका अधिगम नहीं होगा, है ना। तो अधिगम के लिए जागरूक प्रयास करने पड़ेंगे। यहाँ पर अर्जन की अगर बात करें तो भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और अवचेतन रूप में होती है, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर इसके लिए पृथक प्रयास नहीं करने पड़ते, अवचेतन रूप में ही अपने आप स्वतः ही होती रहती है भाषा अर्जन, है ना। भाषा अधिगम की अगर बात करें तो भाषा अधिगम के लिए नियम और ग्रामर की जरूरत पड़ती है ना। कुछ नियम होंगे, कुछ ग्रामर है, तो जब तक आप व्याकरण यानी कि ग्रामर नहीं पढ़ोगे आप भाषा को कैसे सीख पाओगे। आप अंग्रेजी भाषा को सीख रहे हो, अंग्रेजी के जो ग्रामर के रूल्स हैं वो आपको नहीं पता है, तो आप नहीं सीख पाओगे, सेंटेंस को उल्टा सीधा बोलोगे, कोई समझ ही नहीं पाएगा। तो कुछ नियम और ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है अधिगम के लिए। भाषा अर्जन आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों के माध्यम से सीख जाते हैं। अच्छा है, तो ये वही बात है जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्जन होता है वो एक तरह से ग्रहण करना होता है चीज़ों को, और अपने आसपास के वातावरण, आसपास के जो लोग हैं उनके माध्यम से भाषा का अर्जन होता रहता है ना। अब देखिए, ग्रामर के जो रूल्स हैं हम स्कूल में जाके पढ़ते हैं, ग्रामर के रूल्स हमें यहाँ पर वहाँ तो नहीं पता लगे ना, हमें बोलना पता लग गया, वो उसका जो मेन कंटेंट है हमें बोलना पता लग गया। इंग्लिश बच्चा सीखेगा तो बोलना सीख जाएगा, उसको अपने व्यवहार में लाएगा, बोलना शुरू कर देगा, लेकिन उसके नियम है ये उसको भाषा अधिगम में ही पता लगेगा स्कूल में जाकर, है ना। आगे का पॉइंट है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना लिखना सीखते हैं, है ना। तो भाषा अधिगम में क्या कर रहे हैं, जो भी हम रूल्स पढ़ रहे हैं, जो भी हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, उसके द्वारा क्या है हम पढ़ना और लिखना सीखते हैं। भाषा अर्जन में क्या सीखते हैं, हम बोलना और चीज़ों को समझना सीखते हैं, है ना। ये बात आप याद रखेंगे। भाषा अधिगम की अगर बात करी जाए तो इसमें किताब और व्याकरण की जरूरत पड़ती है, इसमें किताब और व्याकरण की जरूरत नहीं, रिपीट हो गया, किताब और व्याकरण की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, और भाषा अधिगम में किताब और व्याकरण की जरूरत पड़ती है ना। तो ये कुछ अंतर हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने प्रश्नों की तरफ। जैसे हम करते हैं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मैंने कुछ रखे हैं, ज़्यादा नहीं है, कम क्वेश्चन है, लेकिन सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आपके कितने सही हैं ऑफलाइन वाली कमेंट्स में अपना स्कोर बताना। इसके अलावा जो लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, उसको भी आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको पढ़िए और आंसर करिए। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में हमें असत्य कथन ढूंढना है। ऑप्शन 1 है सुधार के नाम पर किए जाने वाले निरर्थक ये मिसप्रिंट हो गया, निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। दूसरा ऑप्शन पढ़िए, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः, ऐसे लिखते हैं यहाँ पर विसर्ग भी लगता है, स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। तीसरा देखिए, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। चौथा ऑप्शन पढ़िए, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। आपको बताना है असत्य कथन, बच्चों की भाषा के संदर्भ में आपको असत्य कथन बताना है। अब देखिए एक एक करके एलिमिनेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा ऑप्शन पढ़िए, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेते हैं। तो भाषा परिवेश अगर सहज है यानी कि अच्छा भाषा परिवेश है तो स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन वो खुद कर लेते हैं, है ना। भाषा का परिमार्जन मतलब भाषा का अर्जन, तो भाषा का अर्जन वे स्वतः ही कर लेते हैं अगर भाषा परिवेश सहज है। तो ये बिल्कुल सही बात है, और सही बात है तो मतलब ये कट गया,
ये सही है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये गलत है। पहला पढ़ते हैं, सुधार के नाम पर किए जाने वाले निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। देखिए कि किसी कोई एक मान लीजिए परेशानी है, उसको सुधार करने के लिए निरर्थक प्रयास कर रहे हो, आप निरर्थक अभ्यास कर रहे हो। सार्थक अभ्यास करने होते हैं, निरर्थक नहीं करने होते हैं। अगर आप निरर्थक अभ्यास करोगे तो बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। तो बिल्कुल सही बात है, बच्चों में अरुचि उत्पन्न होगी। तो ये कट गया क्योंकि ये सही है। तीसरा देख लेते हैं, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। और ये यही तो इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने आपको बताई थी। भाषा विकास के सिद्धांत में चॉम्स्की यही कहना चाहते थे कि भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, कोई नई भाषा नहीं सीखते हैं। बच्चों के पास खुद की भाषा पहले होती है। तो ये भी ऑप्शन सही है, इसलिए ये गलत है। अब ये पढ़ते हैं, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं, बच्चे की जितनी भी भाषा संकल्पनाएं हैं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। अब देखिए, भाषा संकल्पना बच्चे की जो है और विद्यालय में एक प्रचलित भाषा, मान लीजिए कोई गांव की वैसी लैंग्वेज है और कोई स्कूल में एक हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, दो तरह की लैंग्वेज होगी। अब उनमें विरोधाभास होता है, इसलिए भाषा सीखने में सहायक होते हैं वो बच्चे। तो ये ऑप्शन गलत है, इसलिए यही आंसर होगा, है ना। उससे कोई मतलब नहीं है कि बच्चे की जो भाषा संकल्पना है या फिर भाषा परिवेश विद्यालय में कैसा है, अगर उनमें विरोधाभास भी है तो वहां पर वो चीज कोई मैटर नहीं करती है बच्चे को भाषा सीखने में, है ना। चलिए, 1 वाले का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अगला प्रश्न पढ़िए और आंसर करिए। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन फिर दोबारा से हमें ढूंढना है। आगे देख लेते हैं, सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। आगे बढ़ लेते हैं, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। अब देखिए, एलिमिनेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये सही है। देखिए, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है और भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया, तो ये कट गया क्योंकि ये सही है। पहला ऑप्शन देखिए, ये भी कट रहा है क्योंकि ये भी सही है। मैंने आपको बताया, सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सांस्कृतिक जो भी भिन्नताएं हैं, सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं, वो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी कट गया। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है, तो ये भी सही है, इसलिए ये भी कट गया। जब भाषा का अर्जन कर रहे हो, भाषा अर्जन कर रहे हो, तो बहुत सारी संकल्पनाएं मातृभाषा में हमारे मस्तिष्क में बनती हैं, है ना। जैसे कोई चीज़ है, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में कोई बात हमें समझ में आ गई, तो हिंदी में ही हमें उसका वो देखेगा, हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, हिंदी में ही उसकी वो चित्र उसका छपेगा, समझ में आएगा, है ना। तो ये भी लगभग बात सही है। अब बचा ये, यही आंसर होगा। पढ़ के देख लेते हैं क्या बोल रहा है। भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। भाषा अधिगम में क्या है, अनुवाद का सहारा लिया जाता है ना। तो ये ऑप्शन गलत है आपका, और यही गलत भी ऑप्शन देखना था हमें। दूसरे वाले का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ऐसे ही टफ क्वेश्चन आते हैं, बड़े ध्यान से करने होते हैं आपको, ठीक है। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आप भाषा सीख रहे हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहला ऑप्शन देखिए, समृद्ध भाषिक वातावरण, उसके लिए एक भाषिक वातावरण होना चाहिए। भाषा के व्याकरणिक नियम आपको पता होना चाहिए। पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर आपको आने चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या इंपॉर्टेंट है भाषा सीखने के लिए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से क्या है? चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है। इजी क्वेश्चन है। समृद्ध भाषिक वातावरण। समृद्ध भाषिक वातावरण अगर बच्चे को मिलेगा तो बच्चा क्या है, सबसे बेहतर तरीके से भाषा विकास उसका होगा। वो भाषा तभी सीखेगा तब उसको वो सिचुएशन यानी कि वो वातावरण उसको प्रदान किया जाएगा, है ना। समृद्ध भाषिक वातावरण ही इंपॉर्टेंट है। तीसरे वाले का आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले
बच्चे विद्यालय आने से पहले। ऑप्शन 1 है भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते। तो ये तो कट गया, वो आराम से कर लेते हैं उपयोग भाषा का, ठीक है, समुचित उपयोग तो कर ही लेते हैं, जितनी उन्हें ज़रूरत है उतना भाषा का उपयोग वो कर लेते हैं, तो उसमें तो वो समर्थ होते हैं। ये भी सही है, कोरी स्लेट होते हैं, ये भी किसी मनोवैज्ञानिक ने बोला है, लेकिन हमें सबसे बेहतर आंसर चुनना है। और यहां पर देखिए दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले उनके पास अपने खुद के नियम होते हैं भाषा के, जिस भाषा का वो बोल रहे हैं। अब मान लीजिए बच्चा स्कूल में पढ़ने आ रहा है तो उससे पहले कोई भाषा नहीं बोलता होगा, बोलता है, तो नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता होती है, उनके पास खुद के नियम की व्यवस्था होती है, खुद की भाषा होती है, और वो भाषा को व्यवहारिक कुशलता का मतलब है कि वो उस भाषा को अपने आसपास बोल रहे होते हैं, तो व्यवहारिक कुशलता होती है अपनी भाषा की उनके पास। यही ऑप्शन सही है। और कहीं ना कहीं कई सारे मनोवैज्ञानिकों के जो सिद्धांत दिए हैं भाषा पर, जो भी स्टेटमेंट है, उनको भी ये पूरा कर रही है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुझे ये ऑप्शन लग रहा है 4 वाले का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, तो ये तो इंपॉर्टेंट, ये तो गलत है, चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार नहीं रखते हैं। चलिए 4th वाले का आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका जवाब आपको देना है बाद में ऑफलाइन कमेंट्स में एक्सप्लेनेशन के साथ। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, हमने आज जो भाषा अर्जन पढ़ा उसमें क्या महत्वपूर्ण है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षण। भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक या भाषा का शिक्षण। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका जवाब आपको देना है नीचे कमेंट्स में। तो दोस्तों ये आज हमारा पहला लेक्चर था हिंदी पेडागोजी का, भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसको लाइक करके ज़रूर जाना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है, धन्यवाद।